sure you all are having a great time और अब तक सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रियम्बल, उसके ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिटिकल फिलॉसफी इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो रिमेनिंग जो पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। आज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमारे भारत के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा यानी कि विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपको जो पिछले वीडियो जो हमने प्रियम्बल जहां पढ़ाया था उसको एक बार देख लीजिए, वहां आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बट आई एम श्योर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियोस देख लिए होंगे। बट इवन दो अगर गलती से स्किप हो गया, देख नहीं पाए, तो आप दोबारा जो लास्ट वीडियो है प्रियम्बल के बारे में उसको दोबारा जरूर देखिए और इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। तो आज हम शुरू करेंगे जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज के जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, isn't it? So without wasting much time, let's begin today's class with the fourth point, that is the secularism, isn't it? So let's begin. Now the fourth point, secularism. It means that the state has no religion of its own. It ensures equal respect for all religions. Discrimination among the nations or among the people on the basis of religion is prohibited. In secular state, it is a duty of the state to protect all religions equally. यानी कि secularism का मतलब क्या है? See, जो वर्ड सेकुलर है ये भी आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो सेकुलर और सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है और जितने भी जो आम जनता है यानी कि सिटीजन ऑफ अ कंट्री, दे हैव इक्वल राइट to profess, practice any kind of a religion और हर धर्म को बराबर का इज्जत दिया जाता है और रिलीजन के नाम पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो रिलीजन के बेसिस पे जो सिटीजन ऑफ आवर कंट्री है उन पे कोई भेदभाव नहीं होता है। सेकुलर स्टेट में स्टेट का ये जिम्मेदारी होता है कि वो हर रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करे। सी, सेकुलर को वेस्टर्न कंट्रीज में एंटी रिलीजन के तौर पे भी देखा जाता है, यानी कि जो सेकुलर जो वर्ड है वो कंप्लीटली धर्म को नहीं मानने वाला इस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में बिलीव करता है। लेकिन इंडिया का जो सेकुलर स्टेट है, जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म है अपने देश में, जहां पे अपना स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं होता और साथ ही साथ क्या है, जो आम जनता है, जो इंडिविजुअल है, वो किसी भी धर्म को अपने हिसाब से मान सकता है और धर्म के नाम पर अपने देश में कोई भेदभाव नहीं होता है। एंड इन स्टेट हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करता है और सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट भी करता है। Then number 5, that is a democratic. The constitution established representative government at the center, in the state and at the local levels. It guarantees universal adult franchise and free and fair periodic elections. Power is vested in the people and it is exercised by the representative, isn't it? So democratic का मतलब क्या है? डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। इट मीन और द रूल, इट मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी का जो सिंपल वर्ड्स इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ द पीपल, इजंट इट? तो यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी जो अपने कंट्री में हमने जो अडॉप्ट किया है उसके हिसाब से
इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है इन ऑल द थ्री लेवल, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या फिर लोकल लेवल हो, हर लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, यानी कि जो 18 इयर्स जो अटेंड कर चुके हैं और जो उससे अबव है सभी का वोटिंग राइट से और पीरियोडिकली आपका इलेक्शन होता है, दैट टू फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस। और जो पावर है वो आम जनता के हाथ में होता है और जो रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमएलए एमपी वगैरह होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे बिहाफ में वो काम करता है। और इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, सी the term republic implies that the head of the state is elected by the people for a fixed time. There is no hereditary ruler. यानी कि रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है, यानी कि उसको हम खुद इलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होता है। यानी कि हेरिडिटरी का क्या मतलब है, जो दादाजी यानी कि राजा, अगर दादाजी हुआ तो उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है और वो राजा बनने के बाद फिर उसका पोता राजा बने, कि हेरिडिटरी सिस्टम, यानी कि पिताजी राजा हुआ तो बेटा भी राजा होगा, ये होता है हेरिडिटरी सिस्टम। लेकिन रिपब्लिक इस चीज को मना करता है, यानी कि रिपब्लिक का क्या मतलब है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होगा, उसको आम जनता अपने पसंद से इलेक्ट करेंगे। तो इंडिया में क्या है, हमारे जो डेमोक्रेसी सिस्टम होते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ जो रिपब्लिक जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, यानी कि हम अपने एमएलए और एमपीज को इलेक्ट करते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो फिर आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। तो वेरी सिंपल, रिपब्लिक का क्या मतलब है, इट मींस दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज elected by the people for a fixed time and there is no hereditary ruler. Number 7, justice. The basic philosophy of the constitution is that all the citizens of India should get justice in every sphere of life. The idea of justice has three distinct forms: social, economic and political. तो justice we all know it. justice का क्या मतलब है, justice का ये मतलब है कि देश के हर नागरिक को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बेसिकली थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म है, वो है आपका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में सभी आम जनता को जस्टिस इक्वली मिलना है। Now let's see about liberty. Liberty in the preamble to our constitution does not mean mere absence of restraint or domination. It is a positive concept of the right to liberty of thought, expression, belief, faith and worship. यानी कि इसमें क्या लिखा है, लिबर्टी का दूसरा अगर हम वर्ड्स देखते हैं तो लिबर्टी इट मीन्स फ्रीडम, isn't it? तो फ्रीडम कैसा होता है, कंप्लीटली एब्सोल्यूट फ्रीडम है। तो यहाँ क्या है, इट डजंट मीन कि ये एब्सोल्यूट फ्रीडम है, यानी कि सो मेयर एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट नहीं है, isn't it? ये जो लिबर्टी है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, जहां पे द पीपल हैव द राइट टू लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कई बार लोग लिबर्टी को नेगेटिव भी लेते हैं। से लिबर्टी का दो तरह का लिबर्टी होता है, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरा होता है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कंप्लीट यानी कि एब्सोल्यूट लिबर्टी, जहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। लेकिन वी विल फॉलो द पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है, yes of course
you have the right to do whatever you want, but with certain cautions and responsibilities. यानी कि आपका लिबर्टी की वजह से, आपके फ्रीडम की वजह से दूसरे के फ्रीडम पे, दूसरे के लिबर्टी पे कोई नुकसान नहीं पहुंचना है. आप जानबूझ के नोइंगली दूसरा के स्टेटस को, दूसरे के रेपुटेशंस को, दूसरे का फ्रीडम को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव concept of liberty. Yani ki you can enjoy your own liberty, but at the same time you have to respect the liberty of other people also. Then next is about the equality. Liberty and equality live together, they supplement each other. Hence our constitution guarantees equality in respect of status and opportunity. It implies that all citizens should be treated equal in the eyes of law and are equally eligible to all public dignities, places and employment according to their capacities, isn't it? तो equality का क्या है? Equality मतलब बराबर, बराबर का अधिकार सबको मिलना है, isn't it? तो लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो साथ साथ चलता है. लिबर्टी नहीं होगा तो इक्वालिटी बेकार है, इक्वालिटी नहीं होगा तो लिबर्टी अकेला रहकर भी बेकार है. तो लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों साथ साथ चलते हैं. तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गारंटी करता है? The Constitution guarantees equality in respect of status and opportunity. यानी कि हर किसी को अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है. तभी जाके वो अपना टैलेंट को शो कर पाएंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट, हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है. इट मीन्स all the citizens should be treated equal in the eyes of law. और सभी जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, डिग्निटरीज है, सभी जगहों पर सभी को equally treatment मिलना चाहिए according to their capacities. And then the last one, that is about the fraternity. The ideals of justice, liberty and equality are relevant and meaningful only in as much as this promote a common feeling of brotherhood of Indian fraternity. The preamble to the Constitution lays special stress upon the promotion of fellow feeling among the people of India. यानी कि fraternity को अगर हम एक शब्द में समझेंगे तो it means brotherhood, यानी कि भाईचारा, isn't it? तो अभी जितने भी हमने justice, equality, liberty के बारे में जो पढ़ा है वो तभी जाके सक्सेसफुल होता है जब आपस में जो हमारी जो आम जनता है वो लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भावना रखेंगे. जब आपस में प्यार ही नहीं होगा तो इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है. जब आपस में एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करेंगे, तो आपको जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है उसका बेकार है, इसलिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फेलो फीलिंग यानी कि जो ब्रदरहुड, जो एकता, जो भाईचारा का जो भावना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तभी जाके बाकी के जितनी भी जो आइडियल्स है, जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी, वो सक्सेसफुली काम करता है. और जिस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रैटर्निटी यानी कि फेलो फीलिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, जिसके वजह से हमने सिंगल सिटीजनशिप को भी अडॉप्ट किया था. आई होप रिमेम्बर, आप लोगों को शायद याद होगा, हमने जब 7 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि एक फेडरल स्टेट होने के बावजूद हमने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया है. और उसका जो बेसिक जो मेन रीजन था वो क्या था? ब्रदरहुड यानी कि फ्रैटर्निटी यानी कि एकता, अखंडता अपने देश का, उसको हम लोग को मेंटेन करना है, isn't it? So this all are some of the political philosophy, the basic principle and the ideology of the Indian Constitution. Serious students, हमने आपको यहाँ पे 10 points पढ़ाया है, लेकिन एग्जाम्स में आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो आपको इन 10 में से किसी 6 को ही अटेम्प्ट करना है. लेकिन हमने आपको पढ़ाया इसलिए है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले एंड आपके पास ऑप्शंस भी होना चाहिए कि
सबसे इजी कौन सा है जिसको आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं. So this all are some of the basic principle, ideology or political philosophy of Indian Constitution. I hope the topic is clear here. Okay then, thank you so much for watching today's video. I hope you like and subscribe my channel. If somehow you forgot, then please do like and subscribe now and click the notification bell icon so that you can stay updated about every new videos I upload. So till then, take care and study well. See you all in the next video. Thank you.